सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम है डेजी विश्वास। डेजी है ना, DAISEY। ये हैं पकुरिया, झारखंड। पाकुर है ना। और 1983 इनका डेट ऑफ बर्थ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करने से पहले बता दूं, अपने जीवन में कुछ कुछ चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म धारण करने की चीज़ है, उसे हमेशा धारण करे रखिए। और धर्म के ही अंतर्गत हमारे सदग्रंथ, हमारी नदियाँ, हमारे माता पिता, हमारे संस्कार और हमारी पुरानी परंपराएं और या फिर हमारी संस्कृति, इन्हें हमेशा बना करके रखने से हमारी सदगति होती है। अगर आप कितने भी अपडेट अपने आप को रख लें, पर अगर आपके जीवन में गंगा, गाय और गुरु, ग्रंथ और गीता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं, ये सबके हिसाब से ये बात है। आप कहीं से भी थक के जाएंगे तो ये चीज़ें आपको शरण दे देती हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब ये चीज़ें जुड़ी हैं तो उसको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वस्तुतः अपने जीवन में हमेशा ही एक ज्योतिषी को रखना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करता है। पर जिस तरीके से गुरु का रखना आवश्यक है, गीता का रखना आवश्यक उतना ही है। और उतना ही हमारे जीवन में सदग्रंथों का होना आवश्यक है। प्रत्येक दिन रात्रि को सोते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य एक जगह इकट्ठा होकर के कम से कम रामायण के एक या रामचरितमानस के एक अध्याय तो नहीं पर एक पेज का पठन पाठन अवश्य करें। आपके घर में जो आपका मंदिर है, जहाँ पे आप लोग भगवान का वो विग्रह बनाए हैं, वहीं बैठ करके सारे लोग भोजन करने के बाद तो ये काम कर ही सकते हैं। और इससे आपके अंदर एक इतनी बढ़िया, मतलब इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ना कहूँ तो ही ठीक है। तो ये करना चाहिए और नियम बना लीजिए। मुझे याद है, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी कहती हैं, नाना जी रामायण का पाठ करते थे, रामचरितमानस का करते थे। तो वो चश्मा लगा करके बोलते थे, और जब जैसे शाम हो जाए तो वो चश्मा उनका जब चमकता था, तो जिस दिन वो देर होती थी तो या फिर कुछ भी, तो मैं कहता था चम 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 चम। मतलब चमचम कब चमकाएंगे नाना जी? आंखों पे चश्मे जो चमकते थे, तो चमचम कब नाना जी पहनेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा बचपन में था कि जब वो चश्मा पहनेंगे या चमचम चमकाएंगे तो वो पढ़ेंगे। तो ये आदत है, आप लोगों को भी लगा के रखना चाहिए। अभी भी मैं प्रत्येक दिन कम से कम तो रात्रि में पढ़ ही लेता हूँ। यहाँ देखो, ये पढ़ी हैं चीज़ें, ऐसे अब निकालना है, यहाँ पे ऐसे, यहीं पे हैं, भगवान सामने हैं, उनको सुना करके ही सोता हूँ। आप लोग भी अपने जीवन में ये चीज़ अवश्य धारण करिए। आइए, धनु लग्न की कुंडली। सरकार से, लोगों से, परिचितों से, अपने आसपास के लोगों से, किसी भी तरीके से व्यक्ति कभी भी दूसरों के द्वारा निकृष्टतम व्यवहार से पीड़ित नहीं होता। और न तो ये किसी को अपमानित करता है और न खुद होना चाहता है। इसके लिए गंभीर होना, बेहतर होना, बुद्धिमान होना और यशस्वी होना बड़ा सामान्य होता है। धनु लग्न की कुंडली और लग्न के अधिपति 12वें, मतलब अपनी राशि की तरफ हैं तो ठीक ही होंगे, परंतु लग्नेश का 12वें जाना और राहु केतु के संपर्क में आने से थोड़ी बहुत समस्या भी दिखेगी। व्यक्ति साहसी बहुत ज़्यादा है, अनुभवी बहुत बढ़िया है। और कहने का अर्थ है हुआ कि मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं। लाभ भाव में उच्च के शनि, नीच के सूर्य के साथ, जो इस कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं। तो भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना और धन भाव के अधिपति का उच्चस्थ लाभ भाव में बैठना, ये व्यक्ति के जीवन को थोड़ी बहुत, हालांकि ये शनि कोई राजयोग नहीं बनाएंगे, पर हाँ निस्संदेह सूर्य के प्रभावों को, जो उसमें कमजोरी आ रही है नीच होने के कारण, वो उसको थोड़े बहुत फ्लरिश करने में सहयोग करेंगे। मैं अभी ग्रह स्पष्टीकरण बता रहा हूँ। शनि यहाँ पे 12 डिग्री के और सूर्य 3 डिग्री के हैं। दोनों को ही बल देने की आवश्यकता होगी। सूर्य को अर्घ्य, हनुमान चालीसा का पाठ आदि अवश्य करना चाहिए। भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं 19 डिग्री के और शुक्र 17 डिग्री के, दोनों ही युवावस्था के। अवस्थागत ये ग्रह दोनों ही अपनी दशाओं में परिणाम देने वाले बनेंगे। और बुध यहाँ पे दशम स्थान में बैठे हैं भद्रयोग लगा करके, और ये सबसे मजबूत भाव होता है। अब यहाँ पे आपको मैं 2 से 3 मिनट का एक सेशन बना देता हूँ। जैसे लग्न से मजबूत चौथा भाव, चौथे भाव से मजबूत 7वां भाव और 7वें भाव से मजबूत 10वां भाव होता है। लग्न से मजबूत पंचम भाव और पंचम भाव से मजबूत
नवम भाव होता है। इस भाव से मजबूती का प्रभाव इनका रहेगा और इससे भी प्रभाव मजबूत इसका रहता है। मतलब जितना जातक के जीवन में नवम भाव का प्रभाव रहेगा उससे ज्यादा पंचम का नहीं होगा, उससे ज्यादा लग्न का नहीं होगा। लग्न कम, पंचम उससे ज्यादा और नवम उससे ज्यादा, ये सिद्धांत बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त केंद्र में अगर कम से कम एक भी या दो शुभ ग्रह बैठ जाएं तो कुंडली आगे बढ़ जाती है, उसको अच्छे लोग मिल जाते हैं, उसका आगे बढ़ना आसान और सरल हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं चंद्रमा अपने दिग्बल क्षेत्र और ये इनका कारक भी क्षेत्र है। बुध यहां पे भद्रयोग लगा करके बैठे हैं जो जातकों को कई बार खुद का कारोबार और व्यापारिक दृष्टिकोण रख करके जीवन को जीने वाला बना देते हैं। अपने जीवन में कई प्रकार से लाभ और संतुलन बनाने के लिए यहाँ पे सूर्य एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। धन भाव के अधिपति के साथ सूर्य का बैठना, भाग्य भाव के अधिपति का बैठना व्यक्ति के अपने मेहनत के बल पे, पति के सहयोग से, ससुर के सहयोग से, सास ससुर के सहयोग से, अपने से बड़े लोगों के सहयोग से कुंडली आगे बढ़ जाती है। अपना आत्मबल कमजोर ना करिए, ये बात हमेशा याद रखने वाली है। 12वें भाव में गुरु का जाना जो चतुर्थ और लग्न के अधिपति हैं, इस वजह से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहेगी और साथ ही साथ माता जी को थोड़ी बहुत दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। यहां शुक्र बैठे हैं दशम भाव के अधिपति, व्यक्ति अपने पैर पर अगर खड़े होकर के कुछ करना चाहे, और यहां पे इतने सारे ग्रह दशमांश कुंडली के धन भाव में, जहां धन भाव के अधिपति धन में, मंगल बैठे हैं चतुर्थ के अधिपति और बुध बैठे हैं जन्म कुंडली के भाग्य, यहां कोई भी ग्रह खराब नहीं बैठा है और किसी भी ग्रह के कारण आपका धन वाला क्षेत्र परेशान नहीं होगा। यहां पे बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति सामान्य से तो बेहतर ही जीवन जी लेता है क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति धन में खराब नहीं होंगे। लग्न में कम से कम शुक्र बैठे हैं जो व्यक्ति को पदासीन बना देते हैं और व्यक्ति अपने किसी ऐसे फर्म को चालू कर सकता है जिसका वो मालिक खुद हो, या कोई पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम करना चाहे, पति के साथ ही सही क्यों ना हो, तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा और केतु के कारण ग्रहण के योग बनेंगे, जिसके कारण, और यहाँ पे एक अच्छी स्थिति का होना देख रहा हूं, सूर्य और गुरु के साथ जन्म कुंडली का एक साथ बैठना और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम में जाना व्यक्ति के जीवन को प्रेम आतुर, प्रेम को समझने वाला और प्रेम के प्रभावों को अपने ऊपर घटित होते हुए जातक देख सकता है। जातक प्रेमी है और सबसे अच्छी बात है कि उसकी समाज में पहुंच बड़े अच्छे लोगों तक है और कम से कम वो जहां भी है वहां पे उसके कमजोर होने के कोई भी आसार नहीं देखे जा रहे। यहाँ पे गुरु जो हैं वो लग्न को देख रहे हैं अष्टम भाव के अधिपति होकर के, इस वजह से कई बार पति को पेट का रोगी या कई बार एक अलग तरीके का दर्शन, सत्य दर्शन देखने को मिल जाता है। पति दार्शनिक हो और पति के जीवन का दर्शन अलग हो, ऐसा भी कह सकता हूं। ये इनकी कुंडली में ग्रह स्पष्टीकरण है। इसमें आपको मैं और भी चीजें आपको समझ में ना आई हो वो तो बता दूं। लग्न के अधिपति का 12वें जाना थोड़ा ठीक, थोड़ा कमजोर और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के जीवन बसर करने के संकेत दे रहे हैं। धन भाव के अधिपति का उच्च का होना, लाभ भाव में बैठना, भाग्य भाव के अधिपति के साथ ये व्यक्ति के पैतृक संपत्ति, पिता का सुख, धार्मिक सुख, सत्य और सनातन की खोज, गंभीर वाणी और आयु का सुख, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार के आशंकाओं का होना नहीं दिखा रहा है। यहां पे तृतीय भाव की स्थिति बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति जुड़ करके नेटवर्किंग का काम या आजकल के जमाने के जैसा कोई भी काम अगर करना चाहे, जैसे पेट्रोलियम हो जाए, गैस इंडस्ट्री हो जाए, जमीन के अंदर से निकली चीजें कोयला हो जाए, खादान या भूमि से उत्पादित होने वाली कोई भी चीजें, हार्डवेयर, मैकेनिक्स और हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं या उसके कंपोनेंट जो होते हैं वो भी व्यक्ति की कुंडली में बनेंगी। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12वें जाकर के वापस इसको देखना, गुरु और चंद्रमा का योग, मंगल के साथ शुक्र व्यक्ति की पुनरावृत्ति करते हैं काम, किसी भी प्रकार के प्रभावों को, वो लगातार उसी चीज पे व्यक्ति अटक जाता है, वहां से बाहर निकलता ही नहीं है। मतलब व्यक्ति को जो चीज पसंद आ जाए उसका वो सुख भोगना चाहता है और किसी भी मामले में वो बहुत बार उच्चस्त हो नहीं पाता है, मतलब सतह पे ही विचार करता रहता है। तो अपने आप को और भी ज्यादा दार्शनिक बनाने की आवश्यकता है और जितना ज्यादा हो सके अपने जीवन में किसी को भी मदद करने के बाद किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दान सर्वस्व होता है, दान श्रेष्ठ होता है और उसका गुप्त तरीके से किया जाना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी होता है। किसी को बताइए मत कि आपने कुछ दिया है या किसी की मदद करी है,
क्योंकि कई बार मंगल जब यहाँ पे होंगे तो व्यक्ति को बता देता है कि मैंने ये किया है, या फिर वो उसको अपनी प्रशंसा सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए। चतुर्थ की बात है, यहाँ पे चल अचल संपत्ति के योग बनेंगे और व्यक्ति कंफ्यूज भी होगा, उसको डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी होती है, और कई दफ़ा जब वो कुछ नया करने चलता है तो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद ये बात बनेगी। ये बुद्ध के कारण नहीं, गुरु के कारण हो रहा है। यहाँ पे चंद्रमा आपको खींच करके आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, चल अचल संपत्ति, भवन, भूमि, वाहन आदि, पर वो गुरु थोड़े 12 में और राहु केतु के संपर्क में होने के कारण गुरु की दशा में आप करना चाहें या चंद्रमा की दशा में तो निस्संदेह ये काम करेंगे। थोड़ी बहुत अगर मशक्कत होगी तो क्विट नहीं करना है, उस पर लगे रहना है किसी भी काम को करने में। पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में गए और इस कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति के साथ व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने का, जैसे छोटे छोटे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करिए, कहीं यहाँ से भी कुछ कमा लिया, कहीं यहाँ से भी कुछ कमा लिया, कई जगह से व्यक्ति धन कमाने का, मतलब मल्टीपल टाइप जो होता है सोर्स ऑफ इनकम का, बहुत अच्छा होता है। वहीं अष्टम से पहले छठवें भाव के अधिपति शुक्र अपने इस भाव में बैठे मंगल के साथ, जो इस कुंडली का पंचमें षष्ठे से एक साथ जा रहे हैं, 12वें भाव के अधिपति भी। इस वजह से कई बार व्यक्ति को भाग्य का सुख और पति के साथ कम्युनिकेशन गैप ये नहीं होना चाहिए, और भाग्य में बल देने के लिए आपका अधिकार ऐसे कोई छीन नहीं सकता है। ये इस कुंडली में यही सूर्य दिखा रहे हैं, शुक्र दिखा रहे हैं, शनि दिखा रहे हैं, तो आयु ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। रक्त से संबंधित तो कई बार छोटी मोटी समस्या बनेगी, बहुत ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, क्योंकि इस भाव के अधिपति अगर मंगल के साथ बैठे जो इस कुंडली का कम से कम 12वें का अधिपति है, तो कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य के पीछे थोड़े बहुत धन जाते हैं मंगल और शुक्र की दशाओं में, ये बात देखने को मिल सकती है। इस वजह से मैं ये बात कहूँगा, ऐसे आपकी कुंडली में बुध और शनि दोनों अस्त हो जाएंगे, तो शनि अस्त होंगे तो कई बार व्यक्ति को धन से, और बुध अस्त होंगे तो कई बार व्यक्ति के व्यापारिक पक्ष को या डेली रूटीन को फॉलो अप करवाने में गड़बड़ी करते हैं। ये बात भी आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूँ। तो डेली रूटीन कैसे कायम रखा जाए, इस पे विचार अवश्य करना है। और साथ ही साथ एक बात और भी है, जो ये है कि कम से कम आप अपने आत्मबल को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, लोगों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा जा रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे, इस पे बात करने की कोशिश है। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अपने भाव से 4 घर आगे जाना, इसे बहुत अच्छी बात कहेंगे, और कम से कम इससे आपका दाम्पत्य एक नए दृष्टिकोण से गुजरता है। पति का कारोबार अच्छा होता है, पति जो होते हैं वो कमजोर नहीं होते। सामान्यतः तो चीजें हैं तो चलती ही हैं, पर वस्तुतः इस कुंडली के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि वो क्षेत्र कमजोर नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। बहुमुखी बहुआयामी पति मिलता है जो एक साथ कई सारे कामों को करने वाला होता है और थोड़ा तिकड़मी और अनुभवी भी होता है। अष्टम भाव के अधिपति जो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। इस वजह से कई बार मेंटल पीस गड़बड़ हो, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, और व्यक्ति थोड़े बहुत आशंकाओं में जीने वाला होता है, और उसके जीवन में चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य जनित समस्याएं कभी कभी कमजोर माता को कर सकती हैं। ये बात भी, माता भाव में बैठे हैं ना, इस वजह से पिता भाव पे दृष्टि है, इस वजह से भी गड़बड़ी करते हैं। अष्टमेश जहां बैठता है वहां उसको दोष युक्त करता है, पर चंद्रमा और सूर्य अष्टम के 12वें के दोष से मुक्त होते हैं, इस वजह से ये सूत्र यहाँ पे लागू नहीं होगा। नवम भाव के अधिपति का लाभ में जाना अच्छा माना जाता है। धन भाव के अधिपति के साथ संपर्क उनका ठीक होगा, और एकादशवें भाव से पहले दशम भाव बहुत अच्छा बना है। वाणी से, व्यापार से, कम्युनिकेशन से, टेलीकॉम सेक्टर से, इंटरनेट से जुड़ करके, और ऐसे होता है जो एक जगह का सामान दूसरे जगह पे पहुंचाना, मतलब ट्रांसपोर्ट आदि से भी व्यक्ति काम कर सकता है। छोटे बच्चों से, इंटरनेट से जुड़ करके भी अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहे, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके कोई काम व्यक्ति करना चाहे तो 100% कर सकता है। एकादशवां भाव संतुलित है, आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, इस वजह से धन तो ठीक होगा, पर अस्त होने के कारण उनका प्रभाव धन के मामले में कई बार गड़बड़ी होगी, इस वजह से व्यय बढ़ता है। ये बात भी दिखती है, बजट बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे व्यक्ति है कंजूस प्रवृत्ति का, क्योंकि बुध ठीक है। और 12वां भाव आपकी कुंडली में कम से कम आपकी कुंडली को कई बार भाग्य से कमजोर, क्योंकि 6वें और 8वें भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति भाग्य में बैठेंगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी भी पैदा करेंगे। नवमांश बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे आपको खुद का कारोबार या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने की स्थिति भी लेके जा रहे हैं। यहां तक बात मैंने आपको समझा दी। नक्षत्रों में मैं बोल रहा था कि इनकी कुंडली में सूर्य चित्रा नक्षत्र में 3 डिग्री के बैठे हैं, और वहां पे उनके ऊपर आप जब देखेंगे तो सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब
सूर्य को किसी ने देखा नहीं है, वो शनि के साथ हैं, पर वस्तुतः शनि के साथ बैठने से सूर्य का बल नहीं बढ़ता, शनि का बल बढ़ जाता है। और अस्त ग्रहों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा करके बताई थी कि अस्त ग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि वो ग्रह बिल्कुल ही निग्लेजिबल है या कमजोर है या खराब है, ऐसा नहीं होता। अस्त होने का अर्थ ये होता है, हालांकि ये चीजें कई बार कुंडलियों पे बदल भी जाती है कि व्यक्ति के ऊपर कौन सा प्रभाव आते देखा जा रहा है, पर वस्तुतः अस्त ग्रह अपने भाव का प्रभाव कमजोर करते हैं, वो कारक क्षेत्रों का प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं करते। इसका अर्थ है कि शनि अगर न्याय के कारक होते हैं, विलंब के कारक होते हैं, मंद के कारक होते हैं, मोटी चीजों के कारक होते हैं, तो इन सब चीजों में वो कभी भी जातक को परेशान नहीं करेंगे, मतलब व्यक्ति को न्यायिक बनाएंगे। पर वस्तुतः वो इनकी कुंडली में धन भाव के अधिपति हैं, इस वजह से व्यक्ति को धन आने, धन बचाने और वाणी और मुखड़ा और प्रभाव और इनिशियल एजुकेशन, इनिशियल जो संबंध बनते हैं, इनिशियल स्टेप जो लिए जाते हैं, थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं। इसका अर्थ यही होता है। गुरु राहु केतु के संपर्क में अगर नहीं होते तो कुंडली और भी ज्यादा अच्छी बन सकती थी। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति में जातक इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहा है और व्यापारिक भी हो रहा है, मतलब इनके ऊपर 100% व्यापार के लिए भरोसा किया जा सकता है और व्यक्ति गड़बड़ छाला करने वाला नहीं है, बुद्धिमान है और विश्वसनीय है। मंगल जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली आपके फंसने की स्थिति को दिखा रहे हैं। मतलब आपको मैं ये कहूंगा कि दुनिया में ज्यादा उलझिए मत, थोड़े मुक्त होने की कोशिश में जाइए, अपने आप को और जीवन के मूल्यों को पहचानिए कि वस्तुतः आपका जन्म किस लिए हुआ है। किसी भी छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने आप को बांट करके मत रखिए, अपने जीवन के वास्तविक मर्म को समझने की आवश्यकता है और वास्तविक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ये मंगल आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। वैसे ये बड़े अच्छे राजयोग के निर्माता हैं इस कुंडली में। पंचम भाव के अधिपति का नवम में जाना व्यक्ति के ऊपर मंत्रों का, व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा का, व्यक्ति का विश्वास और इन सब चीजों में उसकी जो ग्राह्य क्षमता है वो बड़ी ही दिव्य है। मतलब मंगल आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम कर रहे हैं, पर कुछ मामलों में वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास कम्युनिकेशन, उनके पास ज्ञान, उनके पास तर्क, उनके पास क्रिएटिविटी और उनके पास चीजों को समझने की क्षमता, उनके पास कॉपी करने की प्राबल्यता, उनके पास जल्दी ही किसी चीज को अडॉप्ट कर लेने की शक्ति, जल्दी ही किसी के भावनाओं को समझने का प्रवाह, ये बहुत अच्छा है। मतलब बुध आपके अंदर कम से कम इन सब चीजों का संचार और कम्युनिकेशन के साथ साथ व्यक्ति के पास जो इंटेलिजेंस है वो बड़ी अच्छी है। व्यापार को लेकर के, सामाजिक संबंधों को लेकर के, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को लेकर के, मेंटल एबिलिटी को लेकर के, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कमजोर अवश्य हो रही है, पर निश्चित रूप से वो वक्त के साथ ठीक हो जाती है। गुरु जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति के पास सरकार, पति, बड़े बुजुर्ग, आपके पूर्वज, इसके साथ साथ आपके पास आपका बल कभी भी सरकार के कारण कम नहीं होगा। कभी भी आप सरकारी संस्थाओं से प्रमाणित और प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे, ना तो उसके प्रमाण की आवश्यकता है और ना तो आप प्रताड़ित होंगे, ये ठीक है। और शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं इस स्थिति के आधार पर मैं एक बात बता दूं, उनके पास अनुभव, उनके पास ज्ञान, उनके पास दान करने की शक्ति, उनके पास धर्म को समझने का बल, उनके पास लोगों का आदर और किस चीज को कैसे रिपोर्ट करना है, ये बहुत अच्छा है। इस आधार पर मैं ये बात अवश्य ही कर सकता हूं कि व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी कम नहीं है और वो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें आपकी कुंडली बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और बहुत अच्छी बनी है, क्लियर है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली थोड़ी सी कंफ्यूजन में है और वस्तुतः वो आपको थोड़े से डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि शनि का संबंध राहु के साथ होता है तो कई बार वो क्लैश करते हैं। इस वजह से बजरंगबली की पूजा, गीता जी के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ, कम से कम प्रत्येक दिन गाय की सेवा, रविवार को किसी गौशाला का दर्शन, गाय की सेवा, गोबर के शिव जी का बना करके, शिवलिंग बना करके उनकी पूजा, और कभी कभी शिव जी पे जई अर्पित करना चाहिए, जौ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ साथ आपको रामायण का मैंने पाठ बताया है। गुरुवार को मांसाहार, इस कुंडली में मांसाहार और निकृष्ट चीजें बिल्कुल भी ये कुंडली संभाले नहीं पाएगी
और नॉनवेज और बाकी जो चीज़ें आप लोग खाते हैं इसको ये कुंडली नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये गुरु की कुंडली है। जिसके पास दर्शन है, जिसके पास धर्म है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास चरित्रवान होने का संकल्प व्यक्ति ले बैठे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आगे आने वाली है मंगल की दशा जो बहुत अच्छी रहेगी। अभी स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ठीक रखने की आवश्यकता है। मंगल का प्रभाव चंद्रमा झेल रहे हैं। इस भाव पे गुरु राहु केतु का प्रभाव है। इस वजह से घर में किसी भी प्रकार से कलह का वातावरण ना बने, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा जैसे जैसे बीत रहे हैं वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा और आपका जो डीप थॉट है वो बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। आपके पास एक बहुत अच्छा अनुभव आपको मिलने वाला है। और इस दौरान अगर कोई चेंजेस करने हो, जैसे नौकरी, व्यवसाय, कोई जगह परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं। अभी आपकी कुंडली में ये सब लगातार योग चलेंगे। थोड़ा सावधान आपको शनि की दशा में 2027 से 28 तक, और थोड़े से सावधानी के योग 2028 से 30 तक, मतलब 27 से 30 तक का जो काल रहेगा थोड़ी बहुत सावधानी के लिए संकेत कर रहा है। वस्तुतः 2030 के जनवरी से 2030 के अगस्त तक आपको छोटे पैसों पे काम थोड़े रगड़ करके जीवन को आगे बढ़ाने की गति मिलेगी, उसको सह जाइएगा। और उसके बाद आपकी कुंडली में 30 से लेकर के 32 तक का काम बहुत अच्छा रहेगा। आपका अधिकार और जिस चीज के लिए आप लड़ रहे होंगे वो शुक्र की दशा में भी प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। मंगल की दशा आपकी कुंडली में कमजोर नहीं जाएगी, क्योंकि निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे बैठे हैं और श्रेष्ठ भाव में बैठे हैं। उनकी दशा आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी। उस दौरान संतान को लेकर के, उस दौरान अपने बिजनेस को लेकर के, उस दौरान अपने क्रिएटिविटी को लेकर के, उस दौरान कोई अपने पति से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, उनके साथ आगे बढ़ करके कोई काम करना हो, तो मंगल की दशा बहुत अच्छी रहेगी। इससे ज़्यादा की दशाओं पे मेरा ध्यान नहीं जा सकता और देखना भी नहीं चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।